तो बेटा देखो, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में अगर मैं ये कहूं कि ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम होता है। कोई ज्यादा क्लरिकल काम नहीं है, कोई आपको बहुत सारे अकाउंट नहीं बनाने हैं, सीधे साधे अकाउंट बना के आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एग्जामिनर कभी कभी ऐसे पॉइंट डाल देता है, मतलब डीप पॉइंट, कि अगर बच्चे को नॉलेज पूरी ना हो तो उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी गलत हो जाता है। अगर मैं एक बड़े न्यूमेरिकल की बात करूं जिसके अंदर एग्जामिनर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों पूछता है, ऐसे बड़े क्वेश्चन के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी कोई ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है, माइनर सा। लेकिन अगर उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फोकस कर लिया तो फिर वो टफ भी हो सकता है। पर जैसे मैंने कल आपको लास्ट क्लास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर ही डिटेल में लेके चला गया था, सारी बातें आपने डिटेल में डिस्कस की, फिर आपने क्वेश्चन भी देखे। ऐसे ही आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर भी बात करेंगे, जो कभी दो टॉपिक के ऊपर परेशान भी करते हैं। चलिए, पहले प्रोफेशनल तरीके से 12th क्लास को बेस मानते हुए मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ बच्चे कॉलेज के भी हैं जो अब कॉलेज में आ गए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा भी कि सर आपकी वीडियो हम देखते हैं तो आप हमें 12th क्लास की वीडियो भेज दीजिए। तो मैंने उन्हें टोका इस बात को, मैंने उन्हें बोला बेटे तो कॉलेज के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ चीजें बदल जाती हैं, वहां पे कुछ चीजें एक्यूरेट भी हैं, कुछ उनके रूल भी एक्यूरेसी के साथ बदलते हैं। फिर कॉलेज में डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों मेथड भी होते हैं। तो मैं इसलिए इस वीडियो के अंदर ये बोल रहा हूं कि 12th क्लास के लेवल का ही है, तो 12th क्लास के बेस पे ही बातें बताई जाती हैं, ग्रेजुएशन में कुछ बातें इनमें गलत साबित हो जाती हैं। तो चलिए पहले 12th की बात करते हैं। आप अपने आप को अच्छी तरह से समझाएं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, वैसे कोई बच्चा मुझे बता सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सर बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है? बिजनेस में बिजनेस पैसा कहाँ से आ रहा है? करने के लिए पैसा कहां से आया? बिजनेस में पैसा कहां से नहीं आ रहा, बिजनेस में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही पैसा आ जाएगा, बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से ही पैसा आ जाएगा, बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो ये फाइनेंसिंग है। कहते हैं ना, आपको किसने फाइनेंस किया? आपने बिजनेस किया तो आपको फाइनेंस किसने किया? फाइनेंस का मतलब पैसा किसने दिया बिजनेस करने के लिए। तो ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जानना चाहता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब कि पैसा कहां से बिजनेस करने के लिए इनके पास आया और उन्होंने उसको कैसे मैनेज किया। चलिए मैं पहले 12th के हिसाब से पढ़ाता हूं। मैं 12th में बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं करता और बड़ा इजी तरीका बताता हूं कि देख बेटे, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। वैसे तुम मुझे एक बात बताते हो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अगर आपको देखना हो तो बैलेंस शीट में आपकी निगाह कहां पर होती है? So fixed assets and नॉन आप करंट अगर एसेट। एक वर्ड बोल दो नॉन करंट एसेट्स, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? क्योंकि अगर आपने नॉन करंट एसेट्स बोल दिया तो उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, हाँ है ना? yes sir. यस सर। हालांकि एक चीज पे मुद्दा बना है, लेकिन आज उस पर हम बात नहीं करेंगे ना, मैं वर्ड अभी आपके सामने यूज करूंगा क्योंकि कहानी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चों को समझाता हूं कि अगर बेटा तू फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना चाहता है तो बैलेंस शीट में तेरी निगाह सिर्फ 4 चीजें ढूंढेगी, सिर्फ 4। क्या क्या है वो 4 चीजें? पहली चीज लिखिए आप लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी चीज लिखिए आप लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरी चीज आप लोग लिखिए, डिबेंचर। और फोर्थ आप लोग लिखिए, शॉर्ट टर्म लोन। इन 4 चीजों को आपकी निगाह बैलेंस शीट में ढूंढेगी अगर आप निकालना चाहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर। लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी समझते हैं। स्टूडेंट कहता है सर ये जो डिबेंचर है ये मुझे कहां मिलेगा बैलेंस शीट में? तुम लोग कंपनी की बैलेंस शीट जानते हो, जरा बताना डिबेंचर कहां मिलेगा? Sir, नॉन non-current liability. हालांकि फिर इसे डिस्प्यूटेड नहीं कर सकता मैं कि अगर कोई बच्चा बोले कि सर डिबेंचर का पैसा विद इन 6 मंथ वापस करना है या डिबेंचर का पैसा विद इन 11 मंथ वापस करना है, तो मैं शायद इसको करंट लायबिलिटी बोल दूंगा, लेकिन वो डिस्प्यूटेड। पर आप देखना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब बात होती है डिबेंचर की तो नो डाउट आपको नॉन करंट लायबिलिटी में ही मिलेगा। लेकिन डिबेंचर वर्ड वो यूज करे ये जरूरी नहीं है। कह रहे सर हो सकता है कि वो इसकी जगह पे बॉन्ड्स लिख दे।
हो सकता है वो इसकी जगह पे सिर्फ लोन लिख दे, हो सकता है कि वो इसकी जगह पे मॉर्टगेज लोन लिख दे कि मैंने कुछ गिरवी रख के लिया। तो ऐसा नहीं है कि दिमाग में आपके कहीं ये बात ही बैठ जाए कि भाई सर सिर्फ डिबेंचर ही हमारे को लेना है। नहीं, आप बॉन्ड्स भी लिखा हो सकता है वहां पे, लोन भी लिखा हो सकता है, सिंपल लोन लिखा हो सकता है, बैंक लोन लिखा हो सकता है, या यूं समझिए कभी कभी वो यहाँ पे यूनिट्स लिख सकता है। यूनिट हमने इशू किए हैं, क्या होती हैं यूनिट ये मुझे भी नहीं मालूम, 12th के लेवल पे मेरा ये कोर्स भी नहीं है, पर ठीक है, ये सब इसका मतलब साफ है, पैसा उधार लिया, चाहे वो बाय वे ऑफ डिवेंचर लिया हो, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे बॉन्ड इश्यू किया हो, चाहे यूनिट इश्यू किया हो, चाहे आपने कोई एसेट्स गिरवी रख के लोन लिया हो, इससे मैटर नहीं करता। क्या ये पॉइंट मेरे सभी बच्चों को क्लियर है? डिवेंचर वर्ड का मतलब मैं ये नहीं पढ़ा रहा कि डिवेंचर ढूंढने लग जाओ पागलों की तरह। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म के लिए आपने लोन लिया और मे बी बाय वे ऑफ डिवेंचर, वो डिवेंचर भी हो सकता है, पर 12th क्लास है तो 90% वर्ड डिवेंचर ही मिलेगा आपको। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। अब सवाल ये उठता है, यहां पे क्या लिखा है मैंने, शॉर्ट टर्म लोन, ये तुम्हें कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में किस हेड में मिलेगा? करंट लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी में मिलेगा। हो सकता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लिखा हो, ये भी हो सकता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से हो, या हो सकता है ये कैश क्रेडिट के नाम से लिखा हो। तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, यानी कि एग्जामिनर जिन बातों को, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करके मुझे परेशान कर सकता है, मुझे पहले उन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल ही लिखेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही लिखेगा, ऑप्शन नहीं है उसके पास। लेकिन दो जगह पे लेके मुझे परेशान कर सकता है, एक डिवेंचर को लेके और एक शॉर्ट टर्म लोन को लेके, जैसा कि 12th का बेस बनाया गया। अब स्टूडेंट कहता है कि चलो सर मैं आपके इन सब बातों को मान लेता हूं, क्योंकि जो इस समय आपने लिखा है इसके बाहर तो नहीं लिखेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, इसके बाहर वो कुछ नहीं लिख सकता, यानी कि तो अपना माइंड अगर इतना मेकअप कर चुका है तो बात समझ में आएगी तेरे को। यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने के लिए मैं सिर्फ 4 चीजों को देखूंगा। अब स्टूडेंट कहता है अच्छा चलो 4 चीजों को देखोगे, क्या देखोगे आप इसके अंदर, इन 4 में क्या देखोगे आप? तो मैंने कहा देख बेटे, पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये देखूंगा, क्या कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या ये डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? ऐसे मेरे डिवेंचर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? ऐसे मेरा शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? अब स्टूडेंट कहते हैं सर मैं ये बात समझ ही नहीं पा रहा, ये आप क्या लिखने लग गया अचानक। मैंने कहा देख, इस चैप्टर में जब वो तुझे बैलेंस शीट देगा तो तुम देखना कि वो बैलेंस शीट में आपको हमेशा 2 साल का डाटा देता है। सपोज ये 2010, ये 2011। अब यहां पे लिखा हुआ है 10% डिवेंचर, ये 50 लाख है, ये 70 लाख है। तो बताओ बेटा, ये पिछले साल 50 लाख था, अब ये 70 लाख का है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज सर। इंक्रीज। अच्छा, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20 लाख। 20 लाख। इसका ये मतलब निकलता है कि आपने 20 लाख रुपए के डिवेंचर और इश्यू किए होंगे, तभी तो ये इंक्रीज हुए हैं। यस सर। यस सर। यस और अगर आपने 20 लाख के डिवेंचर इश्यू किए हैं तो आपने पैसा लिया होगा पब्लिक से, बोलो हाँ है ना? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंक्रीज लिखा हुआ है, अब मैं इसको यहां काट के चाहूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दूं, ये लो, इसका मतलब आपने शेयर इशू किए हुए हैं, बोलो मेरे बच्चे। यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि पिछले साल मेरे डिवेंचर 50 लाख के थे, अब 40 के रह गए, तो बाकी के 10 लाख कहां गए? इसका मतलब आपने उनका पैसा वापस कर दिया। और आप शायद नहीं जानते क्योंकि आप लोगों ने वर्ड कम यूज किया है, अगर पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने इंक्रीज का मतलब ये पता लगाया कि इंक्रीज का मतलब होता है इशू, कि मैंने इशू किया है। और डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या होता है? कह सर डिक्रीज का मतलब आपने पैसा वापस किया है, और वापस करने को बोलते हैं रिडेम्पशन। और एक चैप्टर हमसे छूट गया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि वो हमारे कोर्स से हटा दिया।
वरना वो चैप्टर भी पढ़ते तो मुझे ये वर्ड आपको बताना ही नहीं पड़ता कि वापस करने का मतलब रिडेम्पशन होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो स्टूडेंट कहता है सर ये आपने मुझे क्यों सिखाया? मैं कहा देख, तू इंक्रीज डिक्रीज देखेगा, लिख ही नहीं सकता तू इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं खाली इशू लिख दूं तो आप समझ जाओगे बेटा? Yes, sir. और डिक्रीज का मतलब होता है रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हालांकि ये वर्ड 12th क्लास में तो बेमानी है लिखना, पर मैं लिख रहा हूं। ऐसे बताओ बेटा, अगर इंक्रीज होगा तो क्या लिखोगे यहां पर? Issue. इशू ऑफ। Preference share capital. Preference shares. और डिक्रीज होगा तो क्या लिखोगे? Redemption. Redemption Redemption of Preference preference share. share. अच्छा यहां बताओ, अगर इंक्रीज होगा तो क्या लिखोगे? Issue of Issue of debentures. Issue of debentures. और डिक्रीज debentures. होगा तो? Redemption of Redemption of debentures. अच्छा debentures. अब यहां बताओ, सोच करो, यहाँ मेरी बात सुन लो। दरअसल शॉर्ट टर्म लोन में मान लो आपका सामना बैंक ओवरड्राफ्ट से हो गया। अब एक बात बताओ, क्या आप यहां ये लिखोगे इशू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? No, sir. No, sir. लग रहा है? नहीं सर। ऐसे ही यहां देखो, यहां लिखा हुआ है मान लो लोन, सिर्फ लोन है, तो क्या आप यहां लिखोगे इशू ऑफ लोन? No, sir. No, sir. तो स्टूडेंट को ये भी समझना होगा कि ठीक है ये बड़े अच्छे वर्ड है, इशू रिडेम्पशन, लेकिन ये इशू और रिडेम्पशन सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए है। ये इशू और रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए है, इशू ऑफ रिडेम्पशन डिबेंचर के लिए है। हालांकि मैं उसको यूनिट्स में भी बोल सकता हूं, लेकिन ठीक है ये इसके लिए है। लेकिन सर अगर लोन लिखा हो या जैसे यहां पे लिखा हो, तो इंक्रीज के केस में, मैं फिर से बता दूं, ये बात मैं बता रहा हूं डिबेंचर के केस में नहीं बता रहा, लोन के केस में बता रहा हूं, या बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में। तो यहां पे लिखते हैं सर रेज बैंक लोन। रेज का मतलब आपने बैंक लोन और उठाया है, आपने और लिया है। हाँ अगर आपने वापस किया है तो रिडेम्पशन वर्ड चलेगा, रिडेम्पशन ऑफ बैंक लोन, आपने बैंक लोन वापस कर दिया है। सिमिलरली यहां भी रेज बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है और रिडेम्पशन वर्ड चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ाई, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि मुझे लिखना क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, वो तो मैं बड़े आराम से देख लूंगा। लेकिन साहब बच्चे को अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल थोड़ा लिखेगा, डिक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। कह सर आप पढ़े लिखे हो, आपको पता होना चाहिए इंक्रीज क्यों हुआ। तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई इंक्रीज तो जब ही हुआ होगा जब इक्विटी शेयर इशू किए होंगे। तो कह रहा है सर आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना अलाउड है, आप इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे मैं आपके मार्क्स काट दूंगा। और वो प्रोफेशनल लैंग्वेज कहती भी नहीं। शायद इसी वजह से कई बच्चों को मैं कहता हूं कि पहले बुक 2 पढ़ लो बेटा, बुक 3 में वर्ड समझ में आने लग जाएंगे आपको। और यही वजह है कि कई स्कूल के अंदर जब डायरेक्ट बुक 3 स्टार्ट कराई जाती है तो बच्चों को पता नहीं होता कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर होता क्या है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता क्या, उसे बातें समझ ही नहीं आती। एनीवे, मेरी तरफ से मैंने पहला पॉइंट पढ़ा दिया है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है मुझे आपका पहला पॉइंट समझ ही नहीं आया, या ये पॉइंट पढ़ने के बाद मुझे कंफ्यूजन सी हो रही है, तो पहले वो अपनी कंफ्यूजन दूर करें। क्लियर है सर। क्या मैं ये मानूं कि पूरी क्लास ओके रिपोर्ट दे रही है? Yes, sir. यस सर। अब स्टूडेंट कहता है चलिए सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखने के लिए मान लो मैंने आपका ये पॉइंट देख लिया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देख अब ये पॉइंट अगर तूने देख लिया तो अब तू सेकंड पॉइंट देख। यानी कि पहला पॉइंट क्लियर करने के बाद ये सारी बातें दिमाग में सोचनी होती हैं, कहीं लिखनी नहीं होती ये बातें, हमें दिमाग में सोचता है बच्चा और उसे पता ही नहीं होता मैं दिमाग में क्या सोचूं, मेरे पास कोई बेस ही नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्या सोचना है ध्यान से देखा, बस एक चीज आपको समझाने के लिए आपके दिमाग में डाल रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनिए वो क्या चीज मैं दिमाग में डाल रहा हूं। मैं आप लोगों के दिमाग में ये डाल रहा हूं कि अगर आपने इनसे पैसा लिया, कंपनी ने इनसे पैसा लिया बिजनेस करने के लिए, तो बताओ कंपनी बदले में इन्हें क्या देगी? डिविडेंड। यस वेरी गुड, वही चीज यहां लिखनी होती है कि बदले में किसको क्या देंगे। तो कह रहे हैं सर देखो इनको हम देंगे डिविडेंड, इसलिए बच्चों को हम कहते हैं देख बेटा डिविडेंड पेड आएगा यहां पर। बताओ मैंने यहां पे प्रपोज डिविडेंड लिखा है या डिविडेंड पेड लिखा है? Sir, dividend paid. Dividend paid. कह रहे सर प्रपोज्ड अलग चीज होती है सर। हालांकि आज क्लियर होगी ये बात, आज डिविडेंड के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी कि आपको समझ में आए, बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बताओ इनसे पैसा लिया, इन्हें बदले में क्या दोगे? डिविडेंड।
Dividend. इसे बोलते हैं Dividend. प्रेफरेंस Preference dividend. डिविडेंड पेड। इससे एक नई बात मुझे समझ में आई, आपको भी आनी चाहिए। कह रहे सर क्या? कह रहे सर अकाउंट कहता है कि अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड दूंगा तो मैं प्रॉपर लिखूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। लेकिन अगर सिर्फ डिविडेंड पेड लिखा है तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल को पे किया गया है, ये माना जाएगा। कहीं कोई बच्चा कभी ये दिमाग ना लगाए कि डिविडेंड पेड तो लिखा है सर, पर ये नहीं बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल को पे किया या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे किया। तो मैं ऐसे बच्चों को आज की क्लास की याद दिलाऊंगा और ये कहूंगा कि बेटा मैंने बताया था कि हमारे अकाउंट में रूल है कि खाली डिविडेंड बोलोगे तो इक्विटी का ही माना जाएगा। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड वर्ड यूज करें। क्लियर है मेरे बेटे? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ बच्चे, इनसे तुमने पैसा ले लिया, बदले में नहीं क्या दोगे आप? Sir, interest. Interest. वेरी इंटरेस्ट। गुड, तो यहां लिखो इंटरेस्ट पेड। आज आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक वर्ड होता है इंटरेस्ट रिसीव, एक वर्ड होता है डिविडेंड रिसीव, और इसका उल्टा होता है इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड। तो ये बताओ इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव कहां आते हैं? इन्वेस्टिंग में। Investing activities में. और ये अगर पेड हो जाए तो ये कहां आते हैं? Financing. Financing Financing. activities. बहुत बढ़िया बात समझ रहे हो आप। सिमिलरली इनसे पैसा लिया तो इन्हें भी बदले में क्या देना पड़ेगा? Interest. Interest. हालांकि कैलकुलेशन ये कहती है, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि बुक के अंदर इन्होंने कभी भी इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो हम इंटरेस्ट कहां से निकाल दें? पर ठीक है, अगर है क्वेश्चन में इंटरेस्ट है तो हमें पे करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, हम इंटरेस्ट दिखा देंगे। तो मैंने दूसरा पॉइंट बच्चों को यह समझाया कि बेटा देख, तूने पहला पॉइंट तो इंक्रीज डिक्रीज फटाफट कर लिया, अब तुझे डिविडेंड पे करना है। अब यहीं से स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे सिखा तो दो डिविडेंड कैसे पे करना होता है। तो मैं तुम्हें अब सिखाता हूं डिविडेंड पे कैसे करना होता है, सुनिए इधर। सर हाँ जी बोलिए। सर डिविडेंड के केस में तो वो प्रेफरेंस लिख देगा आगे, तो हमें पता लग जाएगा डिविडेंड किस पे हो रहा है। बट सेम केस इन इंटरेस्ट तो क्या अज्यूम करेंगे हम? बेटा देखो, इंटरेस्ट अगर पे कर रहा है तो फिर चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, है तो फाइनेंसिंग ही। तुम्हें को ये बॉक्स थोड़ा बनाना है एग्जाम के अंदर, तो मैं तुम्हारे दिमाग में बॉक्स बना रहा हूं। ओके सर। देखो बेटा इधर आराम से समझना। कई बच्चों ने मुझसे पीछे डिविडेंड के ऊपर बहुत बात करने की कोशिश की, मैंने कभी उनकी एक बार समझाता हूं बेटा, ढंग से समझाता हूं। कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं पढ़ी जा सकती अकाउंट के अंदर। समझते समय उस पर जितना अच्छा टाइम लगा लोगे, न्यूमेरिकल करते समय आपको उतनी ही परेशानी कम होगी। लेकिन समझते समय अगर गड़बड़ हो गया दिमाग में एक बार तो फिर परेशानी होगी। मैं रहने नहीं दूंगा किसी बच्चे को अनपढ़ कि वो डिविडेंड के बारे में मेरा बच्चा ना जानता हो। शुरुआत से कहानी उठा लेते हैं। ये कंपनी है XYZ लिमिटेड और ये बिजनेस स्टार्ट कर रही है, मान लो इसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को, 2015 को लगाते हैं। तो ये बताओ इसका अकाउंट कब क्लोज होंगे? 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को अकाउंट क्लोज होंगे। ये बताओ अकाउंट क्लोज होने के बाद ही तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। यस सर। Yes, इस पीरियड में आप प्रॉफिट और लॉस पता लगा पाओगे? नो सर। no, sir. अकाउंट की लैंग्वेज तो यही कहती है। हालांकि ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं, कंपनी चाहे तो पता लगा सकती है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट निकाल रही होती है। आप लोगों को तो ये सिखाया गया है कि ईयरली, पर ठीक है आगे बड़ी बड़ी बातें होंगी दुनिया में। अगर आप अकाउंट की दुनिया में आगे बढ़े तो पढ़ेंगे हम, कंपनी क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है। पर ठीक है, लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि कंपनी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहता है कि आप पूरे साल का मुझे प्रॉफिट बता दीजिए। ठीक है, हम पूरे साल का प्रॉफिट बता देंगे, पर पूरे साल का प्रॉफिट हम 31 मार्च से पहले नहीं बता सकते। तो चलो ठीक है। अब रूल ये होता है कंपनी के केस में कि जब आपके अकाउंट्स ईयरली क्लोज हो जाएंगे तो उसके 3 महीने बाद, 3 महीने के अंदर आपको एजीएम बुलानी पड़ेगी, एनुअल जनरल मीटिंग। और 3 महीने के बाद एजीएम में आपको बताना पड़ेगा कि आप जो प्रॉफिट है उसका आपने क्या किया, कैसी यूटिलाइजेशन किया। और भी बहुत सी बातें एजीएम में बतानी होती है, पर उनमें से एक बात ये भी होती है।
तो होता है क्या है कि मान लो प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट हुआ 50 करोड़ रुपए सपोज। अब इसमें से कुछ पैसा शेयर होल्डर को देना है, और जो पैसा शेयर होल्डर को देना होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड। डिविडेंड। तो कौन डिसाइड करेगा कि शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है? ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काफी मेंबर होते हैं, उनमें से एक मेन मेंबर होता है, उसका नाम होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनल डिसीजन लेता है, यस और नो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह कहा कि एक काम करते हैं कि 50 करोड़ में से हम 10 करोड़ रुपए डिविडेंड दे देते हैं। तो एमडी ने कह दिया ओके चलो ठीक है जी दे देते हैं, लेकिन एमडी ने ओके तो कर दिया, लेकिन हो सकता है एजीएम जो 3 महीने बाद है उसमें शोर मच जाए और एजीएम ये बात कह दे कि नहीं जी आपने डिविडेंड इतना कम क्यों दिया। तो अगर एजीएम में ये कह दिया कि डिविडेंड बढ़ाओ तो यहां डिविडेंड बढ़ाना पड़ जाएगा, और अगर एजीएम में ये कह दिया कि डिविडेंड बहुत ज्यादा है इसे कम करो तो आपको कम भी करना पड़ सकता है। इसलिए एक बात समझो कि जो एमडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिविडेंड देता है इसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। बेवकूफों समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर यस प्रपोज्ड क्यों कहते हैं? कह रहे सर ये बदल सकता है। अभी प्रपोजल लेके एमडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ प्रपोजल देते हैं कि भाई हमने ये सोचा था, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि एजीएम में तो सारे शेयर होल्डर आएंगे और जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, वो उसको चेंज कर सकते हैं। तभी हमने प्रपोज्ड वर्ड का इस्तेमाल किया, प्रपोज्ड डिविडेंड। अब एक सवाल पूछूंगा, सारे सोच समझ के बोलना। क्या ये डिविडेंड इस साल में पे किया जा सकता है? नो सर। नो No, सर। अब आपको समझ में आया कि जिस ईयर का होता है उसमें पेमेंट कहां से कर दोगे आप? उसमें आप पेमेंट कर ही नहीं सकते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर मैं अपनी बात को सही रखूं, समझाने के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूं, फिर बता दूं क्योंकि लॉ में डेट इधर उधर हो जाती है। अगर मैं कहूं कि इसके ठीक अगले दिन हैप्पी, वो आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2016 को, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर एजीएम होती है, तो अगला साल मेरा 31 मार्च 2017 को होगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है एजीएम की डेट क्या होगी? अगर मैं 3 महीने बोलूं तो, कि पहले ये ईयर खत्म हुआ होगा, इसके खत्म होने के 3 महीने के अंदर एजीएम बुलानी होती है, बताओ। सर 1 जुलाई। सर 1 जुलाई। फर्स्ट जुलाई यानी कि यहां पर एजीएम हो रही है, बोलो बेटा। यस सर। यस यस सर। सर। अब बताओ एजीएम में मान लो ये कहा गया हाँ जी डिविडेंड ओके है, ये बिल्कुल सही डिविडेंड है, तो जानते हो इसी डिविडेंड का नाम यहां पे फाइनल डिविडेंड हो जाता है। क्या हो जाता है Yes, sir. बेवकूफों? Yes, sir. फाइनल। Final dividend. और ये रूल होता है कि जो फाइनल डिविडेंड है वो आपको पे करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिविडेंड जो है ये मुझे उधर पे करना पड़ जाएगा 15 दिन के अंदर, इस साल के अंदर। Yes, sir. बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ ये साल फिर खत्म होगा, इस साल का Yes. फिर आपको प्रॉफिट पता चलेगा, बोलो बेटा। Yes, sir. यस मान लो सर। ये प्रॉफिट आपका 70 करोड़ का है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा, बोलो बेटा। यस सर। और मान लो इस बार डिविडेंड किया 15 करोड़ का देंगे, तो इस बार का प्रपोज डिविडेंड कितना है? 15 करोड़। 3 करोड़। अब स्टूडेंट कहता है कि सर एक बात बताओ, इस साल में डिविडेंड पेड भी आ गया और प्रपोज भी आ गया, बताओ कौन सा डिविडेंड पेड आया? पिछले साल पिछले साल वाला। Final dividend. पिछले साल का जो डिविडेंड था वो आ गया। और इस साल प्रपोज्ड कौन सा हो गया? जो इस साल जो इस Sir, साल जो इस Current साल year का, dividend sir. है। एनी कंफ्यूजन? सर जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड होता है उसका मतलब भी ये डिक्लेयर होता है, प्रपोज डिक्लेयर होता है। ओके सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिक्लेयर करेगा कितना दे रहे हैं। यस सर। अच्छा अब मेरी एक बात सुनना, बड़े ध्यान सुनना ये बात। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, इस साल बैलेंस शीट भी बनी होगी, बोलो Yes, बेटा। sir. 31 यस मार्च सर। 31 मार्च को क्या तुम इसे सर्टेन लायबिलिटी मान सकते हो कि हाँ ये लायबिलिटी फिक्स है, इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, बताओ बेटा।
No, sir. No, sir. इसीलिए ये कहा गया, इसीलिए ये रूल बनाया गया कि प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? अब आपको मेरी इस बात का जवाब मिला। Yes, Yes, sir. Yes, sir. लायबिलिटी सर्टेन नहीं है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी उसे कहते हैं जो फ्यूचर डिसाइड करेगा कि पैसा देना है या नहीं देना। फ्यूचर में डिसाइड होगा कि देना है तो कितना देना है। 11th क्लास में इसका घटिया सा एग्जांपल पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ाया था एग्जांपल, कि मान लो आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आप हार गए तो पैसा देना पड़ेगा, आप जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा, या अगर आप हार गए तो कोर्ट बताएगा कि कितना देना पड़ेगा, तो हमें सर्टेन ही नहीं है कितना देना है। इसीलिए ऐसी लायबिलिटी को हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। और ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में ना दिखा के उसके बाहर, बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट में दिखाई जाती है कि मे भी हमें इतना पैसा देना पड़ जाए, 10 करोड़। बोलो मेरे बच्चे, समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली लायबिलिटी की पेमेंट तुमने कब कर दी? बताओ, मान लो मैंने पेमेंट कर दी 15 जुलाई को, क्योंकि 15 जुलाई विद इन 15 डेज हमें देना पड़ता है। तो बताओ, ये वाला 10 करोड़ मैंने यहाँ पे डिविडेंड पे कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो मैंने 10 करोड़ यहाँ पे पेमेंट कर दिया, क्या वो इस साल की बैलेंस शीट में अब आएगा? No, sir. Yes. No, sir. नहीं आएगा। क्यों आएगा? जब पेमेंट कर दी तो फिर क्या लायबिलिटी रह गई आपकी? ये वाला 10 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। बताओ मेरे बच्चे, नहीं आएगा, सर। नहीं आएगा, सर। तो मैंने पेमेंट ना की हो, क्योंकि बैलेंस शीट में वही चीजें होती है जो आउटस्टैंडिंग होती है, पैसा लेना या देना। तो जब मैंने पे कर दिया भाई, तो फिर यहां क्यों आएगा? बोलो बेवकूफो। Yes, sir. नहीं आएगा। और जो मैंने इस साल प्रपोज कर दिया, ये आएगा? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. इसीलिए कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर बैलेंस शीट में डिविडेंड क्यों नहीं आता। आज उन्हें समझ में आनी पड़ेगी ये बात कि क्यों नहीं आता साला ये। फिर भी मैं एक सिचुएशन बनाता हूं जिसमें ये बैलेंस शीट में आ सकता है। मान लो कि एजीएम की डेट किसी वजह से 1 जुलाई को एजीएम नहीं हुई, तो कब हुई? कह रहे सर एजीएम हुई है 25 मार्च को। 25 मार्च 2017 को एजीएम, पिछले साल के उस पे एजीएम अब हुई है। अब ये बताओ, इस डेट पे एजीएम हुई और उसमें फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 10 करोड़। बताओ, ये बताओ कि डिविडेंड पे कितने दिन में करना होता है? So 15 days. अब 15 दिन 15 खत्म होने से पहले हाँ। 31 मार्च बैलेंस शीट की डेट आ गई। Yes, sir. यस सर। अब ये करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। Yes, बट ये sir. किसी खास सिचुएशन में आता है बेटा, ये तो मजबूरी में आ गया यहाँ पे, क्योंकि वो एजीएम के 15 दिन के अंदर अंदर वो बैलेंस शीट बनानी पड़ गई। अरे बेवकूफों, समझ में आ रही है? Yes, sir. आ रही। सर दोबारा समझा दो ये वाला। चलो छोड़ो, काम कहीं नहीं था, बाकी समझ में आ Yes, sir. गया? अनपेड डिविडेंड होगा तो वो बैलेंस शीट में आ सकता है। भाई अनपेड का मतलब तो खुद ही बोल रहा है अनपेड है। अब अनपेड का मतलब भी समझ आया, मैंने एक बार समझाया था, दोबारा समझाता हूं। ये बताओ, कंपनी ने कितने करोड़ के चेक काट दिए? 10 करोड़ के। 10 करोड़ के। अब 8 करोड़ के चेक क्लियर हो गए। बताओ 2 करोड़ के चेक नॉट क्लियर क्यों नहीं हुए? बताओ, नॉट क्लियर। सर पर्सन का एड्रेस चेंज हो गया होगा। वो चेक जिसके नाम पे काटे गए, तो एड्रेस चेंज। क्या पता वो सरवाइव करता है? लाखों लोग होते हैं बेटे, क्या पता वो अब सर्वाइवल ही ना हो, क्या पता कोई फेक पर्सन निकल आए, जो हमें उससे मतलब नहीं। पर कंपनी ये कहती है ये 2 करोड़ कल को हमने मान लो कहा कि ये लोग क्लियर नहीं हो तो पैसा हम खा जाते हैं। क्या कंपनी पैसा खा सकती है? नहीं सर। कल को कोई आदमी 6 महीने बाद आके खड़ा हो गया कि वैसा मेरा एड्रेस चेंज हो गया था, उस एड्रेस पे आपका चेक पहुंचा, मेरे को पता ही नहीं चला जी, तो मुझे अब पता चला, मैं अब आपके पास आ गया, तो उसे पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। देना पड़ेगा सर। ये है अनपेड डिविडेंड। ये बताओ, अनपेड डिविडेंड सर्टेन लायबिलिटी है या अनसर्टेन है? ये भी अनसर्टेन है। सर्टेन अनसर्टेन नहीं है, ये सर्टेन है। आपको जब फाइनल डिविडेंड हो गया तो आपने पैसा तो देना ही है। यस सर। आपने तो चेक काट ही दिए, बोलो हाँ है ना? यस सर। कल को ये लोग आ गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अभी मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, एस्क्रो अकाउंट होता है, सेबी की तरफ से गाइडलाइन होती है कि जब आपको सस्पेंस लगे, जब आपको लगे पता नहीं आदमी कभी आएगा भी पैसा मांगने के लिए, तो आप इसे मानेंगे अपनी करंट लायबिलिटी और एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालेंगे, ताकि आप इसे बिजनेस में यूज नहीं कर सकते आप इस पैसे को।
2 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी आ सकता है। एस्क्रो अकाउंट के अंदर ये पैसा को डाला जाता है, पर ये लॉ कहता है, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। सर पहले ये बताओ तुम्हें प्रपोज डिविडेंड वर्ड समझ में आया? यस सर। अच्छा अब ये Yes, बताओ तुम्हें Yes, फाइनल sir. डिविडेंड समझ में आया? यस Yes, sir. अब ये बताओ तुम्हें डिविडेंड पेड क्या होता है समझ में आया? यस सर। अब ये बताओ तुम्हें अनपेड डिविडेंड क्या होता है, ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। yes, sir. अनपेड डिविडेंड बैलेंस शीट में आता है। यस, अनपेड डिविडेंड बैलेंस शीट में आता है किस हेड में? करंट Liability. लायबिलिटी। लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी कहां पर आता है? कह रहा सर अदर करंट लायबिलिटी, याद है? स्टॉस, STOS, याद है? Yes. यस सर। सर अदर करंट लायबिलिटी में आता है ये अनपेड डिविडेंड। एनी कंफ्यूजन? सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे आपने केस ले लिया था कि 25 मार्च को एजीएम हुई एंड देन 15 डेज का जो गैप पीरियड होता है उसमें एजीएम उसमें पे करना होता है। तो सर मान लो उन्होंने 5-6 दिन में कर दिया, मतलब बैलेंस हाँ तो शीट। ठीक है, 5-6 दिन में आपने पेमेंट कर दिया, आप मत दिखाओ बैलेंस शीट में। ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। बोलो भाई, क्लियर? यस सर। यस सर अब सुनो एक बढ़िया बात, चलो तीसरा साल शुरू करते हैं। पहला साल, दूसरा साल, और अब आ गया तीसरा साल। तीसरा साल की डेट है 1 अप्रैल 2017। अब साहब बिजनेस शुरू हो गया कंपनी का। खत्म कब होना है? 31 मार्च 2018 को, पर अप्रैल 17, मई 2017, जून 2017, जुलाई 2017 मान लो चलो। अब जुलाई 2017 में देखना क्या हो रहा है। जुलाई 2017 में शेयर होल्डर आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? कह रहे भाई साहब कि कोरोना हो गया है, तो कह रहा है सब लॉकडाउन पड़ा है, कह रहा तो पता नहीं हमारे पैसे का कंपनी क्या कर रही है, पता नहीं बिजनेस कैसा जाएगा, पता नहीं कंपनी को इस बार प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा कोरोना टाइम में साले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेके भाग जाएं, बाद में कहते कंपनी तो लिक्विडेट हो गई, फेल हो गई। और किसी ने ऐसी अफवाह उड़ा दी। अब आप कहोगे सर ये अफवाह कौन उड़ाता है? इस अफवाह का सबसे बड़ा सोर्स होता है शेयर मार्केट। कभी कभी शेयर मार्केट जब गिरती है ना धड़ाम से, तो इन्वेस्टर फिर बातें बनाता है क्यों गिरा शेयर, वजह बहुत सी होती है उसकी, मैं वजह पे नहीं जा रहा। कंपनी को ही बात पता चल जाती है, कंपनी कहती है यार हमारा इन्वेस्टर घबरा रहा है, डर रहा है, वो सोच रहा है हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो खराब है। तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी उस टाइम पे अपने 3 महीने के रिजल्ट देती है। 3 महीने के रिजल्ट क्वार्टरली जिसे बोलते हैं, अप्रैल मई जून, और ऐसे रिजल्ट देती है कि जी शेयर होल्डर को कि कांग्रेचुलेशन, हमने इस 3 महीने में इस बार पिछले 3 महीने से भी बेस्ट किया और इस बार हमारा प्रॉफिट और बढ़ने की उम्मीद है। ये न्यूज मार्केट में डालती है। अब साहब इन्वेस्टर कहता है कि क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। तो कंपनी कहती है अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम इतने खुश हैं, हमारे इतने ह्यूज प्रॉफिट है कि एक काम करते हैं कि हमें बाद में भी बर्डन आता है। जरा मेरे एग्जांपल में बताओ, पहले साल में कंपनी ने कितने करोड़ का टैक्स दिया? 10 करोड़। डिविडेंड, सॉरी। दूसरे में डिविडेंड कितने का दिया? 15। तो कंपनी कहती है हम ऐसा करते हैं भरोसा दिलाने के लिए, अभी आप डिविडेंड पकड़ो 3 करोड़, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो हम उसमें फाइनल डिविडेंड एक और डिसाइड कर लेंगे, हम आपको वो और देंगे। 3 महीने में हमने इतना कमा लिया कि 3 करोड़ का डिविडेंड तो हम आपको अभी दे देंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि अभी साल पूरा भी नहीं हुआ, कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस के बेस पे 3 महीने की परफॉर्मेंस, 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की, ये भगवान ही जाने कितने महीने की, लेकिन एक बात तय है, अकाउंट्स क्लोज होने से पहले। कोई बच्चा मुझे अकाउंट क्लोज की डेट बता सकता है इसकी? सर 31 मार्च 2008। इस डेट से पहले। हालांकि कई आपको शायद कोई मिसगाइड कर सकता है, या कई बार ऐसा टीचर पढ़ा देते हैं, कभी कभी मैं भी शुरू में ऐसे ही पढ़ाता था कि 6 महीने के बाद जो डिविडेंड दिया जाता है उसे हम इंट्रीम डिविडेंड कहते हैं,
TERIUM, इंट्रियम डिविडेंड। कभी कभी जब मैं नया नया खिलाड़ी था तो मैं ये बातें बोल देता था, या यूं समझ लो कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी इस तरह के वर्ड को, इस चीज पे यकीन करता था। इंट्रियम डिविडेंड मींस डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और हमारे यहाँ ड्यूरिंग द ईयर का मतलब बताया था 6 महीने। पर बाद में जब मैंने लॉ पढ़ा तब मुझे ये बात समझ में आई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने से पहले, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने से पहले, अगर कोई कंपनी अपने रिजर्व में से पैसा निकाल के डिविडेंड दे दे, रिजर्व में से क्यों कह रहे सर, अभी तो प्रॉफिट का तो पता नहीं, सर्टेन प्रॉफिट है नहीं, तो कंपनी पैसा देगी कहां से? कह रहा पिछले साल के रिजर्व पड़े होते हैं कंपनी के पास, तो कह रहा कोई बात नहीं, उससे हमें मतलब नहीं। पर बिफोर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, आप अकाउंट क्लोज होने से पहले अगर डिविडेंड दे देते हो, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को भरोसा नहीं है, वो डर रहा है कि पता नहीं कंपनी के पास पैसा है भी या नहीं। ऐसे डिविडेंड को इंट्रियम डिविडेंड कहते हैं। बोलो बेटा क्या कहते हैं? इंट्रियम डिविडेंड। अब मुझे एक बात बताओ, पहले पेमेंट कर देगी इंट्रियम डिविडेंड या पहले इंट्रियम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? सर पहले डिक्लेयर डिक्लेयर करेगी। कितने दिन के अंदर पेमेंट कर देगी? 15 दिन। तो बताओ क्या इंट्रियम डिविडेंड बैलेंस शीट में आएगा? नो सर। क्योंकि आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करते आपने पेमेंट कर दी। इसीलिए कहते हैं कि इंट्रियम डिविडेंड प्रपोज्ड और पेड दोनों माना जाता है। खैर मैं तुम्हें बता रहा हूं इंट्रियम डिविडेंड क्या होता है। अच्छा एक और बात, कई बार कहना हम बुक्स में लिखते समय राइटर, ये कई बार राइटर सोचता है कि बच्चा इतनी बात तो अपने आप समझ ही जाएगा, कि कभी कभी क्वेश्चन में लिखते हैं इंट्रियम डिविडेंड, सपोज जैसे मैंने लिख दिया 3 करोड़ इंट्रियम डिविडेंड है, और फिर वो नीचे एडजस्टमेंट लिखते हैं फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 10 करोड़। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि एजीएम में डिसीजन हुआ है कि हम टोटल डिविडेंड 10 करोड़ देंगे। बताओ इसमें से कितना कंपनी दे चुकी है? 3 करोड़। 3 तो दे चुकी है, 7 और पकड़ा देगी आपके हाथ में। पर आपको वो ये नहीं बोलेगा कि एजीएम है, पर ये पक्की बात है आपके दिमाग में मैंने बात बैठाई है कि फाइनल डिविडेंड अगर कहीं यूज हो रहा है तो वो एजीएम में यूज होता है। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? बताओ बेटा। नो सर। नो सर। क्यों डिविडेंड बैलेंस शीट पे नहीं आता? क्यों अनपेड डिविडेंड बैलेंस शीट में आता है? इंट्रियम डिविडेंड क्या होता है? इंट्रियम डिविडेंड को हम इंट्रियम प्रपोज्ड और पेड दोनों एक साथ क्यों मान लेते हैं? ये सारी बातों की वजह बार बार डिस्कस नहीं की जा सकती, और अगर कोई बच्चा नहीं समझेगा तो फिर उसे शॉर्टकट में 1 मिनट में बताया जाता है कि भैया जो पिछले साल का डिविडेंड है उसे हम पेमेंट कर देंगे, पेड मान लेंगे। उसी सर एक बार इंट्रियम डिविडेंड समझा दो जो पीएनएल बनने से पहले, ये लिखा था अकाउंट्स क्लोज होने से पहले जो कंपनी डिविडेंड देती है उसे इंट्रियम डिविडेंड कहते हैं। साल के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है, ऐसे समझ लो आप। क्लियर बेटा? हाँ जी सर। चलिए, तो मैंने स्टूडेंट को एक बात समझाई। मेरे पास इस समय बुक है क्या? चलो बुक नहीं है मेरे पास, इसका जवाब मैं कल दे दूंगा आपको। एक पॉइंट है मेरे मन में आ रहा है, वो मैं कल उससे आपसे बात करूंगा उस पर। तो बेटा अब मुझे बताओ कि डिविडेंड पेड आपकी दुनिया समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यहाँ पे खाली डिविडेंड पेड आएगा या इंट्रियम डिविडेंड पेड भी आ सकता है? सर दोनों आ सकते हैं। सर दोनों आ सकते हैं। यस, लिख लो फिर कि कोई ये मतलब नहीं है खाली डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड भी है और इंट्रियम डिविडेंड भी है तो वो भी आएगा। अच्छा कभी कभी एग्जामिनर ना आपको धोखा देगा, जैसे बोलेगा इंट्रियम डिविडेंड प्रपोज्ड, तो मैं कहता हूं इसे पेड मान ले, तो आप समझिए मैं पेड क्यों बोल देता हूं। यस सर। बेटा समझ में आई बात या नहीं आई? कि इंट्रियम डिविडेंड वो Yes, प्रपोज हो रहा है sir. तब भी मैं उसे पेड मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं? क्योंकि अब आपको बैकग्राउंड पता है ऐसा क्यों होता है। वो इंट्रियम डिविडेंड प्रपोज करते ही पे करना पड़ता है, कंपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिक्लेयर कर देती है। आओ बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट। बताओ क्या है नेक्स्ट? क्या लिखा है मैंने? प्रेफरेंस सर डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर फिर वही कहानी सुनाओगे आप? मैंने कहा ना, यहां कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। कह रहा क्यों? यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं बैठेगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बैठेगी। यहां एजीएम? मैंने कहा बिल्कुल भी एजीएम में नहीं आएंगे। स्टूडेंट कहता है क्यों? मैंने क्योंकि ये आउटसाइडर है, मालिक नहीं है ये कंपनी के। मैं एक वर्ड बोलूंगा शायद आपको सुन के हैरानी हो।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर जस्ट लाइक ए डिवेंचर होल्डर। बताओ डिवेंचर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं? नो सर। नो सर। ये कंपनी के ओनर नहीं होते। सिर्फ डिवेंचर में और इनमें इतना फर्क होता है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं और ये रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि समझते हैं कुछ ऐसे। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बैलेंस शीट है, समझते हैं इस बात को, और इस बैलेंस शीट में यहां पे लिखा हुआ है 2010, यहां लिखा हुआ है 2011 और यहां पे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर। मान लीजिए ये अमाउंट 3 लाख रुपए है और ये अमाउंट 5 लाख रुपए है, करेक्ट। आप मुझे बताओ ये 10% क्या है? सर इसका इंटरेस्ट। यानी कि एक बात आपकी डिबेंचर होल्डर से तय होगी थी कि हम आपको 10% इंटरेस्ट ही देंगे। बोलो हाँ है ना? यस सर। इससे ज्यादा या कम हो सकता है? नो सर। तो क्या इसके लिए कोई एजीएम बैठेगी कितना इंटरेस्ट देना है? नो सर। एजीएम क्या करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? फिक्स हो चुका है। ऐसे बेटे अगर मैं लिखता हूं कि 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये अमाउंट 5 लाख और ये अमाउंट मैंने लिखा 8 लाख, तो मेरे बेटे जरा बताना कि ये 12% क्या है? सर इसका इंटरेस्ट है। क्या हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट। हाँ, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट थोड़ा देते हैं बेटा, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसका मतलब तय है कि हम उनको 12% डिविडेंड देंगे। अरे मेरे बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस तो ये बताओ क्या एजीएम डिसाइड करेगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कितना परसेंट डिविडेंड देना है? नो सर। पहले से फिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट कहता है अच्छा चलो सर आप बताओ फिर क्या करें। मैंने कहा अब ध्यान से सुनियो मेरी बात। मान लो एग्जाम में ये 2 ईयर बैलेंस शीट के आपके सामने लिखे हुए आ गए, मान लो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो किस साल का बना रहे हो? 2010 का या 2011 का? सर 2010 का। पहले अपना माइंड सेट करो। हमेशा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करंट ईयर का बनाते हैं। किस ईयर का बनाते हैं बेटा? करंट ईयर। यानी कि हमें ये देखना है कि 2011 में हमने कितना कैश आया और कितना गया। अगर आप चाहते हो 2010 का बनाना तो बताओ आपको कौन कौन सी ईयर का डाटा चाहिए फिर? 2009 and 10। ये बात तो सेट करो अपने, क्वेश्चन में जो भी है हम करंट ईयर का बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि इसकी बात लेके मैं बात समझाता हूं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता, एक्यूरेट बात समझाना चाहता हूं। अगर मैंने आज बैंक से लोन लिया तो आज ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नो सर। कब? सर 1 साल एक साल बाद। देखो सभी स्टूडेंट ने एक बात बोली और अपनी बात पे अड़ जाना। अब सारे बच्चे सबने एक बात बोली है, 1 साल बाद। ये बाद वाले वर्ड पे मैं अड़ रहा हूं। स्टूडेंट कहता है क्यों अड़ रहे हो? मैं देख बात सुन, बुरा मत मानियो। ये बैलेंस शीट मान ले 31 दिसंबर की है, इसका मतलब ये 31 दिसंबर 2010 है, ये 31 दिसंबर 2011 है। तो तुमने जब 3 लाख रुपए उधार लिए होंगे तो इंटरेस्ट कब दोगे? 31 दिसंबर तो साल खत्म होता है और बाद में देना होता है, तो ये साल खत्म होने के बाद ही तो इंटरेस्ट दोगे। यस सर। तो बताओ इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट इस साल में दोगे या इस साल में दोगे? सर 2011। इसके ऊपर जो 10% इंटरेस्ट बनता है वो सर 12। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सच बोला है। जो आपके दिल से आवाज आई कि सर आज अगर लोन लेंगे तो आज थोड़ा इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट देंगे 1 साल बाद, तो ठीक है भैया 1 साल बाद हो गया। अब यहाँ पे कोई मैथमेटिकल बात ना करे मेरे से। कोई बच्चा कह दे कि सर अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हो तो ठीक है, फिर तो जितना आपका ईयर के बीच में आ रहा है वो आपका पेमेंट हो जाएगा और जो लास्ट क्वार्टर का है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में ऐसी बातें नहीं पढ़ाई जाती।
कि क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है वो तो और कॉम्प्लिकेट होता है, हो क्यों नहीं सकता, हो सब कुछ सकता है। पर ठीक है, हमारे यहाँ जो रूल है मैं आपको वो बता रहा हूं। अब मुझे एक बात सोच समझ के बताना, मुझे 12% डिविडेंड देना है, बताओ इसके ऊपर डिविडेंड क्या इसी साल में दे दूंगा मैं? नो सर। No, sir. तो आप भी जानते हैं कि भैया प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाएगा, तो पहले प्रॉफिट पता लगाया जाएगा, प्रॉफिट 31 मार्च को पता लगेगा, तो बेटा उसके बाद ही तो पेमेंट करोगे। यस सर। तो बताओ इसका 12% आप कब पे करोगे? 2000। 2011 इसका 12% कब पे करोगे? 2012। 2012 अब आपको एक बात समझाता हूं, मान लो आपको मेरी बात समझ नहीं आई, कोई स्टूडेंट कहता है सर बकवास, तो मैं आपको जो बोल रहा हूं वही स्कूल में पढ़ाया जाएगा, वही बुक में भी लिख देते हैं। कई बार बुक में लिखते नहीं है क्योंकि लिखना थोड़ा सा गलत हो जाता है। कभी कभी आप में से भी कोई बच्चा मुझसे जब कभी बाद में पूछेगा तो मैं अपना पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से बोल दूंगा कि बेटे ये रेट हमेशा पिछले साल पे लगता है, यानी कि अगर आप यहां पे लिखेंगे ना प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, तो ये 2 साल की अगर आपको बैलेंस शीट 2 साल की ही गिवन होगी, तो ये 12 लाख का 5% निकालो 60,000 रुपए, आप ये वाला डिविडेंड यहां लिखोगे, और जो इस साल का 12% बनता है इसे इग्नोर कर दोगे। बोलो मेरे बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आगे सर। Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? मैं इन दो बातों पे टिक लगा रहा हूं, फिर भी कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं तो दोबारा पूछना चाहता हूं आपसे ये बात। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और प्रेफरेंस डिविडेंड में फर्क है? इंटरेस्ट प्रेफरेंस या डिविडेंड और इंटरेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। डिविडेंड तो आपको जब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, और इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अगर आपने किसी आदमी से लोन ले लिया, वो तो आपके घर पे ब्याज मांगने आ जाएगा, आप उसे बोलो वैसे मेरे पास तो प्रॉफिट नहीं हुआ, वो ब्याज छोड़ देगा अपना? नो सर। और प्रेफरेंस डिविडेंड में ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोलते प्रॉफिट ही नहीं हुआ साला, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 0 हो सकता है। हालांकि उसके लिए आपको बिजनेस स्टडी में पढ़ाया गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बहुत तरह की होती हैं, एक रिडीमेबल, एक इरिडीमेबल, एक क्युमुलेटिव, एक नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल। वो हमारा एरिया नहीं है, अब सीधी सी बात है। अकाउंट पढ़ाते समय मैं आपसे ये बातें नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाना है, मुझे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पेड निकालना सिखाना है। तो ठीक है, पेड तो भैया जब भी करेगी जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा, और जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत चालाकी वाला क्वेश्चन आता है। चालाकी वाला क्वेश्चन कैसे आता है? कह रहे सर आपने बच्चों को ये तो सिखा दिया कि प्रेफरेंशियल कैपिटल में प्रपोज डिविडेंड, क्वेश्चन के अंदर ऐसे हालात भी होंगे, लेकिन साहब उस क्वेश्चन में बड़े आराम से लिख देगा कि करंट ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर लॉस हुआ है तो क्या कंपनी 60,000 रुपए डिविडेंड दे देगी? नो सर। कहां से देती है कंपनी बताओ? प्रॉफिट से। तो स्टूडेंट कहते हैं सर आपने मुझे गलत पढ़ा दिया, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। तो मैं कहा बेटा तू थोड़ा पढ़ा लिख बन थोड़ा सा, क्योंकि डिविडेंड तो बेटा देना पड़ता है लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए होता है क्युमुलेटिव डिविडेंड। क्युमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि कई प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ये वादा किया जाता है कि आप क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लो, अगर हमें इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका डिविडेंड मारा नहीं जाएगा, अगले साल जो प्रॉफिट होगा उसमें से पिछले साल का और जो आपका करंट ईयर का दोनों का मिला के हम आपको पेमेंट कर देंगे। इसे बोलते हैं क्युमुलेटिव। और एक होता है नॉन क्युमुलेटिव। नॉन क्युमुलेटिव का मतलब ये बताया जाता है कि अगर इस साल प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड दे देंगे, नहीं हुआ तो ये वाला डिविडेंड मारा गया, आपका मिलेगा ही नहीं आपको। ये नॉन क्युमुलेटिव होता है। खैर हमारे 12th में नहीं है कोर्स में, कभी घबरा जाएगा बच्चा, मैं पढ़ाते समय पता नहीं क्यों मुझे अब डर लगने जाता है कई बार कि बच्चों को नॉलेज देने की बात करते करते ऐसा ना बच्चा घबरा रहे हो तो बड़ा टफ टॉपिक। टफ कुछ नहीं है, काम की बात तो सीधी मैंने आपको बता दी, पर यह है कि शर्त यह है कि प्रॉफिट होना चाहिए। चलो खैर, अब सबसे बढ़िया टॉपिक आ रहा है मेरी निगाह में, मैं इसको बहुत अच्छा टॉपिक मानता हूं और मैं समझ चाहूंगा कि पूरे बच्चे इसको ध्यान से पढ़े भी। बताओ इसका नाम क्या लिखा मैंने? इंटरेस्ट पेड। वैसे तुम लोग शायद मेरी बातें याद रखते हो क्योंकि इस क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े इस ग्रुप के नहीं हैं, उन्हें इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए, नाम नहीं लूंगा, पर वो इस ग्रुप में जबरदस्ती अटके हुए हैं। अगर आपको याद हो कि मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था पार्टनरशिप फंडामेंटल, नया नया लॉकडाउन लगा था, यूट्यूब की वीडियो बना के मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल में हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी, बेटा इंटरेस्ट का एक ही उसूल होता है। क्या होता है वो उसूल? यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी। चाहे इंटरेस्ट कहीं भी पढ़ लो आप, कहीं भी पढ़ लो आप, आज भी मैं वही बात कहूंगा, इंटरेस्ट का एक ही उसूल होता है, यूज ऑफ मनी।
अब स्टूडेंट कहता है सर ये साबित करके दिखाओ। मैं चल साबित करके दिखाता हूं, और ये मैं क्यों स्पेशली पढ़ा रहा हूं वो भी आपको बताता हूं कि मैं स्पेशली क्यों पढ़ा रहा हूं। चलिए मुझे ये बताओ बेटा, मान लो ये सिचुएशन आपके सामने है, ये सिचुएशन आपके सामने है। आप मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट किस साल का बना रहे हो आप? 2011 अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कि सर हमारे साल में कहाँ से कैश आई और कहाँ पे गई है। और इनफ्लो सारे कितना कैश आया और कितना कैश गया पूरे साल में। तो कोई मुझे बता सकता है ये 2011 स्टार्ट कहां से हुआ होगा? स्टार्ट सो 2010 से। 10 से। बोलो यस सर। भाई, ये 31 दिसंबर 2010 है, तो अगला साल हैप्पी न्यू ईयर कब बनाया होगा आपने? 1 जनवरी 2011। 11। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 31 दिसंबर 2011। ये 12 महीने है भाई। कह रहा है यही तो पूछ रहा हूं, इन 12 महीने में कितना पैसा आया कितना गया? तो मैंने कहा बताता हूं, रुक जा। ये बताओ डिबेंचर पिछले साल इशू किए होंगे, बोलो हाँ है ना? कितने के? 3 लाख। 3 लाख पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा, ये बात सच है? यस सर। यस सर यस सर। वैसे इस साल का क्लोजिंग कितना? 5 लाख। 5 लाख यानी कि यहाँ पे डिबेंचर 5 लाख के हैं, ये बात भी सच है? बोलो बेटा। यस सर। यस सर अब आप मुझे ये बताओ कि साल के शुरू में साले 3 लाख के थे, साल के एंड में 5 के कैसे हुए? सर 2 लाख और इशू कर दिए होंगे। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब आपने 2 लाख के डिबेंचर इस साल और इशू किए हैं। बोलो बेटा। यस सर। Yes. और ये बताओ ये लोन का पैसा है, उधार है ये पैसा? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो यही पैसा तो बिजनेस में यूज हो रहा है। बोलो मेरे बच्चे। यस सर। अब हमने एग्जामिनर से पूछा कि आपने 2 लाख के डिबेंचर इशू कब किए थे, डेट बताओ। कह रहा है लो जी डेट बता देता हूं, एडजस्टमेंट में बताएगा आपको। और उसने लिख दिया डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इज 1 जुलाई 2011। चलो मेरे बेटे, कोई पहले तो ये बताओ कितने के डिबेंचर इशू किए थे? सर 2 लाख। बताओ किस डेट पे किया उसने? सर 1 जुलाई। यहां पर बोलो बेटा। यस सर। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कितने महीने पूरे साल में, कितने महीने कितना पैसा यूज हुआ? सर 3 लाख पूरे 12 में। तो 12 मंथ्स हुआ 2 मैं लाख। तो ऐसे बाईस। कहूंगा कि जनवरी से लेकर और जून तक मैंने बिजनेस में 3 लाख रुपए यूज किए। फिर 2 लाख रुपए और आ गए, 3 पहले से था, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैंने 5 लाख रुपए यूज किए हैं। देखो जरा मेरा तरीका सही है? यस सर। यस। ये वाला पैसा 6 महीने यूज किया है, ये वाला 6 महीने। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड कुछ याद है आपको? यस सर। यस सर अगर सिंपल मेथड से निकालूंगा तो 3 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 6/12 यानी कि 15,000। बोलो मेरे बच्चे। यस सर। 5 लाख के ऊपर 10% इंटू 6/12 कितना? 15,000। बोलो मेरे बेटे। यस सर तो बताओ मैंने इंटरेस्ट पेड कितना किया होगा? कितना किया होगा? 30,000। 30,000। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर वो यस सर। 15 थोड़ी होगा, Yes, sir. 25 होगा। 25 हो गई। क्या? सर 5 लाख पे 10%। 50,000? अच्छा हाँ, सॉरी 25 25 तो ये 40,000 हो जाएगा। यस सर तो इसका मतलब साफ है कि एग्जामिनर कहता है कि सर देखो साहब इंटरेस्ट क्या, मैं आपके लिए उसूल तो बदल नहीं सकता,
हमने आप ऐसा यहां क्यों नहीं करते, कह रहे सर वो डिविडेंड है, मान जाओ वो डिविडेंड है, वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, उसकी दुनिया अलग है, ये इंटरेस्ट है। डिविडेंड और इंटरेस्ट को आप एक साथ क्यों लिखने का स्टाइल सेम है लेकिन दोनों की दुनिया अलग अलग है सर। आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की दुनिया को उससे मत कंपेयर करो, वो इंटरेस्ट है। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सर। अच्छा चलो एक बात बताओ। और हाँ ये तो कैलेंडर ईयर है, लेकिन अकाउंट तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो बनेगा। अभी मेरे को 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी उठा के 31 मार्च लिख देता हूं, ये ले, बात तो फिर वही है। मैं अगर 31 मार्च लिख दूंगा तो ये 31 मार्च 2010 हो जाएगा और ये Yes. डेट 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल 2010 से। इट डजंट मैटर अप्रैल से मार्च है कैलेंडर ईयर, इट डजंट मैटर, सेम थिंग रहेगी। अप्रैल है तो 12 महीने। बोलो बेटा। यस सर। अब मेरी एक बात का जवाब सारे बच्चे देना, बड़े सुनो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटी सी बात। मैंने पहले बोला कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी इजी है, बहुत इजी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको सिर्फ इसमें 2-3 तो पॉइंट है मुश्किल से, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है, क्योंकि वो कौन सा पॉइंट रखेगा ये कोई नहीं जानता। कभी कभी एक पॉइंट गलत होने से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं करता भाई। आपने देखा होगा इन्वेस्टिंग में मुझे टाइम नहीं लगा, मैंने आपको सिर्फ अकाउंट बनाना सिखाया और काम सॉल्व। इसमें है टाइम, इसमें एक्सप्लेनेशन लगती है भाई। शायद यही वजह रही कि मैं लास्ट सैटरडे क्लास, मेरा मन था कि मैं बड़ी क्लास ले लूं, लेकिन मुझे लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि डिस्कशन हाई फाई होना था, तो मुझे लगा कि यार हो सकता है क्लब ना हो जाए। बिल्कुल सही था मेरा डिसीजन। मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं दोनों एक्टिविटी को एक साथ, कभी आज तक एक साथ नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि बच्चा माइंड मेकअप करने में टाइम लेता है। मैं इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्या लिखा था, पढ़ो क्या लिखा मैंने। डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या लिखा है? इज 1 जुलाई 2011। अब मेरी बात का जवाब देना, मैं ये डेट काट रहा हूं और मैंने डेट लिख दी 31 दिसंबर 2011। ये लो मेरे बच्चे, कोई मुझे बता सकता है इंटरेस्ट कितना होगा? सर नो इंटरेस्ट। क्या बात कर रही है? सर सिर्फ 3 लाख का लगेगा। सर फ्लैट रेट। यस। बोले बेटे कितने बच्चे इस पे हाँ करते हैं कि सर इंटरेस्ट 3 लाख पे पूरे 12 महीने का 12%, 10%, 30,000 पे लगेगा? यस यस सर। यस सर। Yes, sir. अब कौन स्टूडेंट जो कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा? नाम तो लेना पड़ेगा आपको, बोलने की हिम्मत तो दिखाओ। अरे बोलो क्यों नहीं? ये 3 लाख रुपए है आपके पास, फिर भी मैं समझा देता हूं। आपने 5 लाख के डिबेंचर 2 लाख के इशू किया, तो हमने कहा कब किया? कह रहे सर इसी डेट पे मैंने 2 लाख के इशू किया, ये कह रहा है वो। अब ये बताओ पूरे साल बिजनेस में जो पैसा यूज हुआ वो 5 लाख हुआ या 3 लाख हुआ? 3 लाख। 3 lakh. 3 लाख पे पूरा 12% लग जाएगा, बोलो मेरे बेटे। Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये वाली डेट भी काट रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं 1 जनवरी 2011 को मैंने इशू किए थे। अब क्या होगा? सर पूरे 12 महीने का तो 5 पूरे लाख 12 महीने का लगेगा 5 5 लाख पे। 5 लाख पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। कितनी बढ़िया चीज है इंटरेस्ट पेड निकालना। इसलिए मैं रुक गया इस पे कि भैया इंटरेस्ट की बात सुनना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं ध्यान से करियो बेटा, ये इंटरेस्ट है, ये तेरा क्वेश्चन 2 मिनट में गलत करवा देगा। स्टूडेंट कहते हैं एक और बात पूछनी है आपसे, जिस आप हर बार बता ही देते हो ये बात, मैंने क्या पूछनी है? कह रहे सर ये पूछना है कि क्वेश्चन में कोई डेट लिखी ही नहीं हुई, क्वेश्चन तो साइलेंट है। भाई डिबेंचर इशू हुए हैं ये बात तो तय है, पर डिबेंचर किस डेट पे इशू किए गए ये कहां लिखा हुआ कुछ? मैंने कहा बुक कौन सी है तेरे पास? कह रहा सर मेरे पास टीएस ग्रेवाल है। तो मैंने कहा टीएस ग्रेवाल में एक एजम्पशन है, और वो एजम्पशन ये है कि इन केस ऑफ साइलेंट क्वेश्चन, इन केस ऑफ साइलेंट क्वेश्चन assume at the end of year, at the end of year। बताओ क्या मतलब है इसका?
कि आप ये एज्यूम करोगे कि साल के आखिरी डेट पर ही इशू किए हैं। बोलो बेवकूफ, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। ये लिख लो आप, एज्यूम। एजम्पशन क्या है भाई? साइलेंट हो गया, अब जब बोल पड़ा फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मेरा बच्चा जानता है, यूज ऑफ मनी करके सॉर्ट आउट कर लेगा। ये जहां साइलेंट होता है ना, वहां स्टूडेंट को कभी कभी ये याद रखना पड़ता है कि बुक का आंसर कैसे मैच होगा। तो बुक से आंसर मैच करने के लिए वहां ये एजम्पशन लगानी पड़ जाएगी। अब जिस बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो पहले इंटरेस्ट पेड। रिया गुप्ता, रिया गुप्ता क्लास में है? ठीक है, दूसरी आईडी। रिया गुप्ता बेटा अभी आपने ज्वाइन किया है? रिया बेटा अभी आपने ज्वाइन किया है? वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, इसने अभी ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलो बेटा, क्लियर है? सर Yes. सर सर पार्टनरशिप फंडामेंटल में ऐसे जब साइलेंट होता था तब हम 6 महीने लेते थे ना भाई शायद। फंडामेंटल की बात यहां मत घुसा, अभी पहले ये समझ ले। फंडामेंटल की बात फंडामेंटल में करियो, अभी वहां से जरा मेरे बच्चों जरा इस केस में सॉल्व करके दिखाना, इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ कितना आएगा। टू 2010 2011 बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा? 15,000। 15,000। बोलो बेटा। 15,000 आ जाएगा। सर 15,000। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कह रहा हो कि मेरे को तो समझ नहीं आया 15,000 कैसे आ गया? बोलो बेटे। अब एक बात सुन लो, बुक के अंदर जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्यों बच्चे से धोखा क्यों होता है बता देता हूं तुम्हें। बुक के अंदर जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको 90% केस ये मिलेगा। बताओ इससे बच्चे के दिमाग में क्या बात बैठ जाती है? कि सर हमेशा ही ऐसे करना है। कि हमेशा ये पिछले साल पे लगता है। तो बताओ बच्चा धोखा कब खा जाता है? अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में ये बता दूं डेट ऑफ रिडेम्पशन इज 31 अक्टूबर 2011, अब ऐसा स्टूडेंट धोखा खा जाएगा, वो इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएगा जिसका बेस क्लियर नहीं है। आप निकाल सकते हो? यस सर। निकल जाएगा। सर ये कैलेंडर ईयर है या फिर? सर अब 7,500 जाएगा। यानी कि आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपए के ऊपर हम निकालेंगे पहले 15%, फिर इंटू 10/12, फिर 80,000 रुपए के ऊपर हम निकालेंगे 15% इंटू 2/12। देखना जरा, ऐसे ही कुछ चल रहा है आपका दिमाग? सर मैंने 6/12 लिया था। कैलेंडर ईयर लेके चलो ना। अगर 1 अप्रैल फाइनेंशियल से। ईयर लोगे, अगर अच्छा अच्छा। फाइनेंशियल नहीं, अगर फाइनेंशियल भी लेते हो तो भी 7/12 हो जाएगा। 31 अक्टूबर है फर्स्ट। अच्छा हाँ। यस सर यही था। मैं एक फाइनल चीज पूछ रहा हूँ, क्या मेरे बच्चों को इंटरेस्ट पेड समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. So आ गया सर। ये चीज है बहुत छोटी सी, पर इस पे टिक लगाने में मुझे टाइम लगता है इंटरेस्ट पेड पे। आइए खैर, अब यहां पर इंटरेस्ट पेड अगर होगा तो मैं कहूंगा सेम रूल है, यूज ऑफ मनी। लिख लो बेटा। सर अगर जैसे डेट ऑफ रिडेम्पशन नहीं गिवन तो फिर 1 लाख को पूरे साल के लिए मानेंगे और फिर तो
हाँ, फिर तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर मान लोगे कि आपने साल के एंड में 20,000 में, तो पूरे साल यूज तो 1 लाख ही हुआ ना बेटा। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अब बताओ, क्या आप भी इन चारों पे टिक लगाते हो या कोई कंफ्यूजन है किसी मेरे बच्चे को? क्लियर है सर। क्लियर है सर। सोच समझ के बोलना, क्योंकि ये मैंने पहले बोला है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, आपको सर इतना टुच्चा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रखा, पर पॉइंट साला कौन सा पूछ ले ये गड़बड़ हो जाएगी। एक पॉइंट मेरा गलत, मेरा काम खराब हो जाएगा सारा। फर्स्ट तो बड़ा आसान है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। सेकंड में बदले में आपने इनको क्या दिया। अब लिखिए आप थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं कुछ अजीब तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि कवर हो जाए। थर्ड पॉइंट आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिलेगा कहां साला बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस क्या? वेरी गुड। इसमें देखना क्या है? कह रहे सर देखो सर, आपको देखना यह है कि ये इंक्रीज हो रहा है या ये डिक्रीज हो रहा है, आपको ये देखना है। अब ये तो समझ लोगे कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखोगे? यस सर। यस सर। अब एक बात बढ़िया समझो कि अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो लिखो इग्नोर, इसका कुछ नहीं करना मैंने। बताओ कुछ क्यों नहीं करेंगे, इसका कोई लॉजिक बता सकता है? ये बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा होता है उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो? यस सर। No, sir. 5 पर्पस के लिए फिक्स होता है वो। अगर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब आपने उस पैसे को उन 5 में से किसी पर्पस से यूज कर लिया, इसलिए वहां पे कैश फ्लो नहीं होता, तो इसलिए इग्नोर बोलता है वो। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा बढ़ गया तो बताओ ये पैसा कब बढ़ा होगा? ये कोई प्रॉफिट से पैसा निकालते हैं या हो सकता है कि ये पैसा जब बढ़ा होगा जब या तो आपने इक्विटी शेयर इश्यू किया होगा प्रीमियम पे, या प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया होगा, या डिवेंचर इश्यू किए होंगे। बोलो मेरे बेटे। यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन बताएगा कि प्रीमियम पे उसने क्या इश्यू किया है, पर इंक्रीज जब ही होगा। कह रहे सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, इंक्रीज वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, डिक्रीज होगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा। क्लियर मेरे बच्चों? यस सर। देख लो, मैं जल्दी नहीं पढ़ाना चाहता, पर एक्यूरेट पढ़ाने के मूड में मैं जरूर हूं, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी न्यूमेरिकल में बहुत आसान होती है, हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं होता है इसका। लेकिन अगर बच्चा एक छटके से पॉइंट पे अटक गया, कुछ भूल गया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हाथ से निकल जाती है। क्योंकि मुसीबत तो ये है कि कोई ऐसा पढ़ा दे कि सारे पॉइंट कवर कर ले, और ये सारे पॉइंट ही कवर कर रहा हूं मैं, आपका इसको करने के बाद कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब एक वर्ड लिख रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये वर्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए भी है और ये वर्ड डिवेंचर के लिए भी है। लेकिन पॉइंट ये कि ये वर्ड मिलेगा कहां? अच्छा बताओ, ये महाशय कहां मिलेंगे? रिजर्व एंड Reserve. महाशय आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। बोलो बेटा। यस बैलेंस शीट में भी रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेंगे। बोलो बेटा। यस सर। लेकिन मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं इसकी प्रिपेयर, और ये कहां मिलेंगे? तो कहते हैं सर ये पॉइंट आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में, ये बैलेंस शीट में नहीं होगा, कभी आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। तो सर ये एडजस्टमेंट में होगा तो किस नाम से होगा? मैंने कहा वहां पे लिखा होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या तुमने कभी ये नाम सुना है? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हो ये फ्यूचर लॉस होता है, प्रीमियम रिडेम्पशन और डिवेंचर। तो अगर किसी कंपनी ने रिडेम्पशन किया होगा, हालांकि मैं ओब्लिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें भी ऐसे ही होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हम वादा करते हैं कि हम आपसे एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का लेंगे, लेकिन आपको वापस 120 रुपए करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो अगर किसी कंपनी ने रिडेम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर का या डिवेंचर का, तो उस पर प्रीमियम अगर दिया है तो वो एडजस्टमेंट में क्लियर लिखा होगा और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जितने का मैं एग्जांपल देता हूं,
ये देखिए बैलेंस शीट ऐसे, मैंने यहां पे लिखा 31 मार्च 2015, मैंने यहां पे लिखा 31 मार्च 2016, मैंने यहां पे लिखा 10% डिबेंचर, मैंने यहां पे लिखा 3 लाख रुपए, मैंने यहां पे लिखा 2 लाख रुपए। पहले ये बताओ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे आप? यस सर। अच्छा, अभी यस सर। बताओ डिबेंचर हुए या रिडीम हुए हैं? सर रिडीम। रिडीम हुआ है। अच्छा, कोई बच्चा बताता है कितने के रिडीम हुए? 1 1 लाख। लाख। 1 लाख सर रुपए। 1 लाख। एडजस्टमेंट में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर्स आर रिडीम एट 20% प्रीमियम। बोलो मेरे बेटे, ये लाइन समझ में आ रही है? यस सर। बोलो बच्चे। यस सर। यस यस सर। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट कितना होगा? कितने के डिबेंचर रिडीम कर दिए मेरे बच्चों ने? सर 1 सर लाख। 1 1 लाख। होगा ना? इसका ही तो 20% निकालोगे। ये है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। जितने के वापस किए मेरे बेटे उसी पे तो प्रीमियम देना है, कि सब पे दे दोगे अभी? सर जितने के वापस करें। समझ में आया बेटा ये एग्जांपल या नहीं आया? यस सर। आगे सर। अब कहते हैं सर यहां पे क्या पढ़ना होता? मगर देख बेटे, मैं तो सीधी बात करूंगा, यहां पे कोई पॉइंट होता ही नहीं है, यहां पे कुछ नहीं होता। अब देखो बेटा, आपके सामने ये रही फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 100% कवर करती है, लेकिन मैं अभी कहूंगा 99%। एक पॉइंट अभी भी छूटा हुआ है, पर पहले आप देख लो 99% में क्या करना होता है। 4 चीजें देखते हैं, 1 2 3 4, इन 4 पे हमारी निगाह होती है। 4 में क्या देखते हैं? 3 पॉइंट, 1 2 3। पहला क्या देखते हैं? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। दूसरे में इनको बदले में क्या दिया? डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट। यहां पे क्या देखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में। इंक्रीज हो रहा है तो लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो इग्नोर। इन दोनों से रिलेटेड एक बात बोल सकता है, लेकिन ये बात एडजस्टमेंट बोलेगा, और वो बात है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप हो रहा हूं, आप देखो कुछ पूछना है? क्लियर है सर। क्या मैं ये मानूं कि इस क्लास के हर बच्चे को हर पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट कहता है कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि 99%? ये 1% ऐसा क्या है जो आपको भी डर लग रहा है 100% कहते हुए? मैं देख, इसके ऊपर मैं जब भी बात करूंगा जब ये सामने आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पेज तुम्हें संभालना पड़ेगा, क्योंकि यही पेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी की रिवीजन करा देता है, इसलिए मैं इस पेज पे एक बात लिखवा रहा हूं। मैं कहा देख, ये वर्ड बहुत आसान है, पर हाईलाइट करेगा एग्जामिनर तो बात बनेगी। वर्ड है कि कभी कभी मुझे कोई बच्चा बताता है क्या मैं शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूं? नो सर। नो सर। हाँ इसमें सर। डिस्काउंट का जिक्र भी नहीं हुआ। यस सर। क्या मैं प्रेफरेंस शेयर ये भी नहीं कर सकता? डिबेंचर। डिबेंचर कर सकता हूं डिस्काउंट पे? यस सर। यस सर। पर बस ये नोटंकी करेगा, लिख लो स्पेशल नोट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर हुआ तो क्या होगा? ये सिचुएशन मैं आपके सामने जब रखूंगा तब देखेंगे इसको, अभी नहीं। यही है वो 1% जो 100% होने से रोकता है। 99% ये है, 1% ये पॉइंट आता है, हल्का सा पॉइंट है, ये नहीं कि मुझे कोई डिटेल डिस्कशन करना है। अगर ये डिटेल डिस्कशन वाला होता तो मैं इसे आज ही पकड़ता, सामने आएगा तब देखेंगे इसको। किसी बच्चों को अभी भी कुछ पूछना है? सर इसके अंदर पे बैक ऑफ शेयर्स भी आएंगे? कुछ नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है। बाय बैक ऑफ शेयर बोलते हैं उसको, पे बैक नहीं बोलते, बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है सर। सर हाँ, सर मैं भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला मैंने।
मैंने बोला है अंताक्षरी खेलेंगे और जीतूंगा मैं। सर कब? अभी तो बोला है, कुछ नहीं बोला, कुछ खास नहीं पढ़ाया। तूने ये नोट कर लिया डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर? नेट लगता है ज्यादा वीक है आज। इस सबको मेरी प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक दो बच्चे के साथ ही आ रही है? सर हमें तो क्लियर है। सर मुझे भी नहीं है। ठीक बता रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब क्या करना चाहिए? अब तुम्हें दिखाता हूं कि क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन देखने में आपको ऐसा लग रहा हो जैसे पता नहीं कितना भारी भरकम आपने चीजें पढ़ ली, पर है कुछ नहीं। तो हम क्या करें, एक मिनट। देखो आपके बैच में एक असाइनमेंट आया हुआ, आ गया? यस सर। ओपन कर लो इसको। मैं आपको ये यहां दिखाता हूं, स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। चलो अब ये Yes, sir. क्वेश्चन है, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, और आप देखेंगे कि कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से निकल जाएगा। एक मिनट। देखो बेटा, देखो अब जो बातें आपने पढ़ी हैं, सुनना ध्यान से, जो बातें आपने पढ़ी हैं उनको दिमाग में रखना। सारे बच्चे सारे रेडी है ना? यस सर। यस सर। Yes, क्वेश्चन sir. कर रहा हूं फर्स्ट का। ये बात दिमाग में, मुझे ये बताओ, दिमाग में मैं ये सोचूंगा कि अगर मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है, बताओ मुझे 4 चीजें देखनी होती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें? इंक्रीज सर डिक्रीज। इंक्रीज ना डिक्रीज। ना, 4 चीजें बताओ। Equity Equity share capital, preference share capital, debenture, short term loan. शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म लोन के नाम पता होना चाहिए आपको। शॉर्ट टर्म लोन में क्या क्या आता है, डिवेंचर में, वो सब बातें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप 1-2 क्वेश्चन करके याद हो जाएगा सब। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ इसमें पहला पॉइंट क्या देखते हैं? Increase decrease. तो Increase पहले इधर आओ, decrease. क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Share शेयर capital. कैपिटल। Share cap. अब स्टूडेंट कहते हैं सर मैं कौन सी मानूं? मैंने कहा हमेशा इक्विटी मान लो, कहीं भी शेयर कैपिटल लिखा है इक्विटी मानो। कह रहे सर आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा क्योंकि कंपनी लॉ का रूल है, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस वर्ड आप यूज नहीं कर रहे तो भैया वो इक्विटी माना जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? यस Yes सर। sir. पिछले साल कितने का था ये? 3 लाख। अब कितने का हो गया? 4 लाख। 4. इंक्रीज है या डिक्रीज है? Increase. पैसा आया या गया? सर आया आया. तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे अंडरलाइन करूंगा, और पहला पैसा कहां से आया ये बताऊंगा। पहला लिखूंगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे लिखना है मुझे। वो सब तो मेरे दिमाग में चल रहा था जो मैंने आपको पढ़ाया है। लो जी साहब, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने लिख लिया, ये मेरा आंसर है, ये दिमाग में। प्रेफरेंस शेयर है नहीं, डिवेंचर, बताओ डिवेंचर है क्या क्वेश्चन में? डिवेंचर, यस सर। हाँ Yes, डिवेंचर नाम। Yes sir. तो पहले डिवेंचर कितने का था? 1,50,000। 1,50,000. अब कितने का हो गया? 1 1 लाख। lakh. बढ़ गया कम हो गया? कम. कम हो गया तो पैसा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। तो लिखो कम। रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, 50,000 रुपए नेगेटिव पैसा गया मेरे यहां से। अब बताओ इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है? No. No sir. मैंने 2 मिनट में डिसीजन ले लिया। अच्छा बताओ, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया दिमाग में, दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं? सर इंटरेस्ट। Dividend. Dividend. ये क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में रिटर्न में? बताओ डिविडेंड पेड है? No sir. No sir. No इधर sir. ही नहीं गया उसने क्वेश्चन में। चलो ये सेकंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, ये सारा ब्लैंक है। बोलो बोलो हाँ है ना? Yes sir. यस सर। तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं? Security premium. ये सिक्योरिटी भी नहीं है बैलेंस शीट में। बोलो है? No sir. फिर क्या देखते हैं? एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इंटरेस्ट नहीं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में वो है इस क्वेश्चन में।
यस सर। Yes, sir. तो तुमने कितने के डिबेंचर रिडीम किए हैं? 50,000। 50,000. तो उस पे कितना परसेंट प्रीमियम दिया होगा? 5,000। 10%. प्रीमियम और रिडेम्पशन 5,000 बोलो, ये भी नेगेटिव। यस सर। बस 3 चीजें मिली, इनका टोटल कर लो 45,000 रुपए। ये है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, खत्म। मुश्किल है? नहीं सर। मैंने कहा था No, न्यूमेरिकल sir. करोगे ना, न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें साले में कुछ मिलते ही नहीं है। पर स्टूडेंट कहता है मेरे दिमाग में पॉइंट ही नहीं आता। पॉइंट के लिए मैंने तुम्हें पूरी टेबल पढ़ा दी। अब ये मुझे भी नहीं मालूम कौन सा पॉइंट पकड़ के बैठ जाएगा ये आपके सामने। बोलो बेटा क्लियर हुआ? या एक बार देख लो, सॉल्यूशन देख लो। ये मैंने इसलिए लिखा कि ये तो मैंने आपको दिमाग में सोचने के लिए आइडिया दिया है, लिखना थोड़ा ना है कहीं पे। लिखते तो ऐसे। सर वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैसे निकाला वो दिखाना है? नहीं नहीं नहीं, हमें इतना टाइम कहाँ हमारे पास है। अब तो हमारी कैलकुलेशन शार्प होनी चाहिए बहुत। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सेटिस्फाइड हो तो मैं 2 पे चलूं। क्लियर है Clear है क्लियर है sir. सर। चलो आओ, अब मैं दिमाग में क्या सोचना है वो मैंने लिख रहा। ये रहा मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 2। शाबाश मेरे बच्चों, लगाओ दिमाग। आप करोगे मैं करूं साथ साथ? सर कर लेंगे हम। सर करेंगे सर। एक बार कर लेते हैं हम ट्राई। चलो, नहीं मेरे साथ करोगे या अपने लेवल पे करोगे? आप करते हैं सर। कर लेंगे। करो, चलो ट्राई करो। आराम आराम से करना, एक एक पॉइंट, सारी टेबल देखना ध्यान से, कुछ छूट तो नहीं गया। प्रॉब्लम यही होगी कि जब बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चों को ये रहता है सर क्या क्या देखना होता है मुझे, मैं भूल जाता हूं, तो फिर गड़बड़ जाएगा, फिर कुछ छूट जाएगा आपसे। और एक बात और देखना ना, ये उल्टे लिखे हैं, ये 12 है ये 13 है, फिर सारी कहानी उल्टी कर जाओ आप। सर 35,000 आंसर आ रहा है मेरा। इसका तो 34 आ रहा है, देख लेते हैं शायद गलत हो इसका। 34 ही आ रहा है। यस सर 34 ही आ रहा है। ये सर 34 ही आ रहा है। क्या गलती की मेरे बच्चे तूने? पता है तूने क्या गलती किया है? पता नहीं सर। तो मुझे इतना बता दे, तूने डिविडेंड 15% किस पे पे किया? सर 1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल पे आई है 15%, पता है? ये 15% तूने 3 लाख पे पे किया होगा। बोल बच्चे। नहीं सर। एक बात बता, पिछले साल के अमाउंट पे तो अभी तो मैंने बताया था कि पिछले साल के अमाउंट पे इस साल के ऊपर अगर डिविडेंड निकाली तो इस साल का डिविडेंड तो इसी साल में पे कर देगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस साल का बना रही है?
सर मैंने तो सेकंड पॉइंट वाला पे करा है, मतलब वो रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स पे हो रहा है 15%। वो तो नेक्स्ट पर डिविडेंड बताना, डिविडेंड किसका निकाला तुमने, निकाला भी कि नहीं? नहीं सर, वो तो देखा ही नहीं। शाबाश, अच्छी बात। ये चीज सीखने वाली है, देखो ही मत। देखो इधर सेकंड का सॉल्यूशन, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहला आपने लिखा होगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट लिखा होगा 50,000 रुपए। दूसरा आपने लिखा होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट लिखा होगा 1 लाख रुपीज नेगेटिव। तीसरा आपने लिखा होगा इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपीज पॉजिटिव। उसके बाद आपने लिखा होगा फोर्थ डिविडेंड पेड आपने लिखा होगा 45,000। फिर आपने लिखा होगा प्रेफरेंस डिविडेंड पेड आपने लिखा होगा 24,000 रुपए। फिर आपने लिखा होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम था 15%, आपने 1 लाख का 15% 15,000 रुपए। ये सब नेगेटिव है, ये बात आप सबकी समझ में आ रही है? यस सर। फाइनल यस आंसर सर, 34 आ रहा है। आ रहा है सर। कोई ऐसे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्शन करता हो कि सर नहीं आ रहा समझ में, बकवास, बोलो बेटा, बोलो मेरे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन में आराम से लिख लो, मैं ये नहीं कहूंगा जल्दी जल्दी करो भाई, क्योंकि चीज तो न्यूमेरिकल में तो मैंने पहले बोला कि बच्चा ज्यादा ऑब्जेक्शन करता ही नहीं है, बैकग्राउंड पता होनी चाहिए उसको, बस बैकग्राउंड पता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। कोई बोल ही नहीं रहा। सर क्लियर इसका है सर। सॉल्यूशन 34। क्लियर है सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये सॉल्व करके 34 थोड़ी आ रहा है। ओए, मुझे प्लस माइनस भी नहीं आता, ऐसा हो रहा है क्या? आ रहा है सर, सर आ रहा है 30। 34 ही आ रहा है सर। ये तो कह रहे हैं 34 आ रहा है। सर 34 ही आ रहा है। सिखाऊं? अरे सिखाऊं क्या, 34 कैसे आ रहा है? सर मैंने एक फिगर 2 बार ले ली। अर्षा बेटा समझ में आया? यस सर। चलो मेरे बच्चों, थर्ड कर दो बस, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बाकी फिर मैं होमवर्क में डाल दूंगा। थर्ड वर्ड पूरा कर देना ढंग से, इज्जत रख लेना मेरी, क्योंकि थर्ड अगर तुमने कर लिया तो इसका मतलब मेरे बच्चों का दिमाग सही चल गया, सही ट्रैक पे आ गया। नहीं किया तो फिर होगी गड़बड़। सर इसके अंदर डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर है। तो क्या फर्क पड़ गया, डर जाएंगे क्या हम? तू कर अपना, बता दूंगा मैं, डरते डराते नहीं हम।
सर जो ये अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स है तो आउटफ्लो होगा ना, माइनस हाँ में बिल्कुल आउटफ्लो है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी आपको। सर सेकंड पॉइंट में वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं पे करा तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पे करा होगा। वाज कहाँ लिखा है आउट ऑफ प्रीमियम वाज हैज बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट? हाँ रिजर्व से पे किया हुआ उसने। सर मेरा एक डाउट था, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके हिसाब से मतलब हमें 18% प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देना है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड एट द 15% वर पेड इक्वली। सर वैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इंटरेस्ट 18% है। एक्चुअली बेटा क्या है कि जो फाइनल डिविडेंड आएगा ना वो 18 आएगा, 15% इंट्रियम है, मतलब कंपनी ने जल्दीबाजी में 15 दे दिया और बाद में डिसाइड हुआ कि उनको 18 देना है। तो सर हम इंक्लूड क्या करें, 18 या 15? नहीं पहले 15, इंट्रियम का अमाउंट 15 होगा और टोटल 18 कर दो, मतलब कुल मिला के बात ये है। सर प्रेफरेंस का 18 और इक्विटी का 15। 15 हाँ। सर प्रेफरेंस पे 18 पे करना है तो फिर 5% का क्या करना है? कुछ नहीं करना, मैं अभी वजह बताता हूँ आपको क्यों कुछ नहीं करना, वैसे आपको कुछ सोचना चाहिए फिर भी बताता हूँ। सर ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो 6000 कंसीडर होना चाहिए ना, इस साल इशू हुए हैं। आप कर लो, अभी बात करते हैं।
बोलो बेटा, क्लियर है? आंसर मैथ्स नहीं कर रहा। सर बस आपने अगर मेरा भी नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं क्लास में, डर क्यों रहे हो? पर आप बस इतना बता दो, आपने अपनी तरफ से सभी बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया तो मैं शुरू हो जाऊं। यस सर, अटेम्प्ट कर लिया। यस सर। यस Yes, सर sir. कर लिया। चलो मैच करो। सबसे पहले ये बताओ, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख लिखा है? यस सर। Yes, sir. टिक लगाओ इस पे। अब ये बताओ, रिडेम्पशन ऑफ 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है? यस सर। Yes, sir. अब इस पे भी टिक लगाओ। अब ये बताओ, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चला कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे इक्विटी शेयर ही इश्यू हुआ होगा? क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो और कोई इश्यू हुआ ही नहीं, रिडेम्पशन है। बोलो हाँ है ना? यस सर। हाँ, हालांकि मैं इसको डिवेंचर भी मान सकता हूं, तो पर इस पे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर रहा। क्योंकि उसने किसको देना, को डिफाइन किया उसने, प्रीमियम पे इश्यू किया किसी को? नो सर। हाँ, तो डिफाइन नहीं कर रहा तो फिर मेरी कोई हेडिक नहीं है। पर ये अमाउंट 30,000 है, ये आपने लिखा, प्रीमियम में पैसा बढ़ गया। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। इश्यू ऑफ 14% डिवेंचर 1 लाख, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एक चीज डिस्प्यूटेड है, समझा देता हूं, क्योंकि ये जिस जमाने का क्वेश्चन है उस जमाने की बात कर लेते हैं पहले। पिछले साल डिस्काउंट कितने का था? 5,000। 5,000, कितने का है? 6,000। 6,000, कितना डिस्काउंट पे पैसा बढ़ गया? 1,000। 1,000। इसका मतलब आपने डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किए होंगे। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। पर वो डिस्काउंट पे कितने पे किए होंगे? 1,000 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किए होंगे। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ध्यान से सुनना मेरी बात। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं याद आए कि ना आए, जब मैं इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़ा रहा था तो एक वर्ड बोलता था कि बेटा कभी भी डिवेंचर लिखना ना, उसके आगे हमेशा फेस वैल्यू आएगी। कभी पढ़ाया मैंने भाई? यस सर। Yes, sir. यस इसका सर। मतलब ये जो डिवेंचर लिखा है ना, ये दोनों फेस वैल्यू है, क्योंकि डिवेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आता है। तो ये बताओ, क्या इसमें एक 1,000 रुपए का डिस्काउंट माइनस हो चुका है या अभी अलग से करना होगा? करना होगा। यानी कि जो 1% में बात पढ़ाते हुए डर रहा था वो यही थी कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे इश्यू ऑफ 14% डिवेंचर तो यहां पर 99 लिखेंगे। मैंने अलग से देखो ये 1,000 आपको लिख के दिखाया है डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट लिखना अलाउड नहीं है, जो मैंने लिखा है ये गलत है। पर मुझे क्योंकि आपको समझाना था ये पॉइंट, इसलिए मैंने जानबूझ के गलती की है। आप एग्जाम में लिखेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट और अमाउंट आएगा 99,000। पहले देखो इस पे हाँ करते हो कि नहीं? यस सर। yes sir. अच्छा, एक और बात कहता हूं, कोई मुझे बता सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? सर नॉन करंट। सर नॉन करंट। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स। मैंने कुछ रिलेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया था, आपको याद है कि मैंने इन्वेस्टमेंट से इसको रिलेट कर दिया था कि अगर आपने प्रॉपर्टी में कहीं पैसा लगाया तो प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। याद है ये बात? सर। ऐसे आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए, लेकिन उसे इश्यू करने के लिए आपने अंडर राइटर कमीशन दी, तो बताओ बेटा वो शेयर से रिलेटेड है या नहीं है? खर्चा है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड की नहीं है? खर्चा है सर। यही वजह है कि पिछले साल नहीं थी, इस साल मैंने अंडर राइटर कमीशन दी होगी, तो अंडर राइटर कमीशन मेरे पास यहां पर आ रहा है, ये 10,000 रुपीज। बोलो बेटा, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है कि इंटरेस्ट पेड, देखो जरा, मैंने 28,000 निकाला है, आपने इंटरेस्ट पेड लिखा था? यस सर। उसके बाद देखो डिविडेंड पेड आपने 90 लिखा है? यस सर। यस सर। उसका देखो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड आपने 72 लिखा है? यस सर। इसमें एक चीज मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैं लिख देता हूं, मैंने प्रीमियम और रिडेम्पशन दिया है, जरा देखना किस पे दिया है ये। प्रेफरेंशियल रिडीम प्रीमियम ऑफ 5%, तो मैंने कितने का प्रीमियम रिडीम प्रेफरेंशियल? 2 लाख के प्रीमियम, तो यहां लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।
2 लाख का 5% 10,000 रुपये होता है, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब आप इसका टोटल कर लो भाई। सर वो जो उसने लाइन लिखी है आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, बस कंफ्यूज करने के लिए लिखी है। बिल्कुल, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो, पैसा आया या गया। अब आपने पैसा कहां से निकाल के दिया। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा होता आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, तो शायद मैं कहता कि ऑपरेटिंग का इसमें यूज नहीं होगा, तो पर अभी तो कैश फ्लो की बात है, कैश तो गया है, चाहे कहीं से भी निकाल के दिया हो। पर आपने अभी कहा था कि 5% का कुछ नहीं करना, आप बाद में बताओगे क्यों? नहीं, मैं वो कुछ नहीं करने का मतलब ये था कि वो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर होता तो वहां इसका इस्तेमाल होगा अभी, पर कैश फ्लो में फाइनेंसिंग में आएगा। ओके सर। सर ये 30,000 कहाँ से आया, एक बार बता दो। थर्ड वाला इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा बढ़ रहा है बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम चेक कर, मैंने कहा था उसमें या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा तो लेना है, डिक्रीज होगा इग्नोर। सर प्रेफरेंस पे आपने 18% डिविडेंड ही लगाया ना 2 लाख पे? 2 लाख नहीं, जितना भी है 4 लाख पे लगाऊंगा ना बेटा। अच्छा ठीक है सर। अब तुम देखना बेटा कि तुम्हें बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ये तुम जानो बेटा। डिविडेंड को मेरी ख्याल से काफी अच्छा डिफाइन किया गया मैंने, फिर भी आप कहेंगे तो ये वीडियो मैं आपके रिकॉर्ड करके ग्रुप में दोबारा डाल दूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, आज की क्लास की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है सर। आंसर आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. कितना आ रहा है? 81. 81,000. 81,000। अब बताओ क्या मेरे बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझे? ये क्वेश्चन बोर्ड में अगर आया तो 6 मार्क्स में आएगा। और तुम्हें बड़ी अच्छी बताऊं, देखो 6 नंबर में फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ रहा है और 8 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन पूछता है वो, जिसमें ऑपरेटिंग भी आती है, फाइनेंसिंग भी आती है और इन्वेस्टिंग, तीनों आती हैं। तो या तो वो 8 में पूछेगा या 6। अगर वो 6 नंबर में पूछेगा तो किसी एक एक्टिविटी के पीछे पड़ जाएगा, चाहे इन्वेस्टिंग के पीछे पड़ जाए चाहे फाइनेंसिंग के, फिर वो 2 नंबर का कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर उसने 8 नंबर का पूछ लिया तो फिर वो तीनों पूछेगा। और मैं ये चाहता हूं कि एग्जामिनर 8 नंबर का पूछे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में वो आपसे ज्यादा परेशानियां नहीं कर पाए। आप देखना जब बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन देखोगे ना, आपको उसमें फाइनेंसिंग कुछ भी नहीं लगेगा, आप यूं बैठे बैठे सॉल्व कर जाओगे। ये तो फिर भी बहुत सारी चीजें उठा के ले आया, इतनी क्वेश्चन में चीजें नहीं खींचता वो क्वेश्चन के अंदर। हाँ, लेकिन अगर उसने फोकस कर लिया इसके ऊपर तो परेशानी खड़ी कर देगा वो। फिर तो वो डीप पॉइंट खींच लेता है, बीच बीच में से पॉइंट पूछ लेता है। फिर वो ऐसी इन्वेस्टिंग पे भी अगर वो फोकस कर गया तो इन्वेस्टिंग के भी बहुत सारे अकाउंट बनवा लेता है फिर वो। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं? बोलो मेरे बच्चे। आया सर। आ गया सर। Yes, sir. क्या आप बैठे रहेंगे? देखो अब ये क्वेश्चन अगर मैं होमवर्क में डालूं तो तुम्हारा दिमाग चलेगा कुछ? कर लेंगे सर। Yes, sir. कर लेंगे. कर लेंगे सर। इस लाइन की कोई औकात होती है क्या? हाँ जी सर। इंटरेस्ट पेड निकालने में परेशान करेगा आपको ये। तो बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, करना जरूर फाइनेंसिंग। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको फाइनेंसिंग में बीट नहीं कर सकती, इन्वेस्टिंग में भी नहीं कर सकती वैसे तो। और कंप्लीट क्वेश्चन में तो भूल ही जाओ, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन तो आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिन पॉइंट पे झगड़ा होता है, मैंने क्या कहा कि बुक में पहले ऑपरेटिंग पढ़ाएंगे। और आप यकीन मानना, जब मैं कल आपको ऑपरेटिंग पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में,
आपके मुंह से कहलवा दूंगा कि सर आपने बिल्कुल किया, कि सही किया कि आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पहले पढ़ा दी, वरना बेड़ा गर्क हो जाता। डायरेक्ट पढ़ा ही नहीं सकते आप बच्चों को, और अब आप पहले देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हमने काम किया। किसी बच्चों को अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन पूछना? नो नो सर। हाँ सर। No, sir. चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को, और उस पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट होगा तो हम डाउट डिस्कशन करेंगे, अगर डाउट नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थैंक यू सो मच। बोलो सर, बेटा। टीएस से क्वेश्चन बता दो जो करने हैं इसके। कुछ नहीं करना अभी, पहले ये कर ले, बहुत है तेरे लिए। ये करने के बाद टीएस को कोई भी कर लियो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बोलो। मेरा नंबर ऐड कर देना प्लीज। ओहो रिधि, तू मुझे हर रोज एक नया काम पकड़ाती है। चल पहले मैं दूसरा काम कर लूं, फिर करूंगा। ओके बाय।